सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट थर्ड के थर्ड पेपर में नाभिक की संरचना अपना चैप्टर चल रहा है। इसमें आज हम नाभिक के त्रिज्या एवं चतुर्ध्रुवीय आघूर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। यह माना गया है कि नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉन इस प्रकार वितरित होते हैं कि उनमें गोलीय सममिति बनी रहती है, लेकिन वास्तव में नाभिक की आकृति गोलीय नहीं है बल्कि दीर्घवृत्तीय है। वास्तव में नाभिक के चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान नाभिक की गोलीय सममिति से विचलन को व्यक्त करता है। यदि नाभिक का धनावेश पूर्णतः सममित गोलीय रूप से वितरित है तो उसका चतुर्ध्रुवी आघूर्ण जो है वो शून्य होता है। यदि नाभिक का चतुर्ध्रुवी आघूर्ण धनात्मक है तो इसका तात्पर्य यह है कि नाभिक में आवेश वितरण दीर्घवृत्तीय है, जिसकी दीर्घ अक्ष जो है यह स्पिन अक्ष के अनुदिश है। और यदि नाभिक का चतुर्ध्रुवी आघूर्ण ऋणात्मक है तो इसका तात्पर्य यह है कि नाभिक में दीर्घवृत्तीय आवेश वितरण की लघु अक्ष जो है वो स्पिन अक्ष के अनुदिश है। लगभग सभी नाभिकों का चतुर्ध्रुवी आघूर्ण जो है यह लगभग धनात्मक होता है। स्थायी अवस्था में चूँकि नाभिकों के आवेश के केंद्र के चारों ओर पूर्णतः सममिति होती है, अतः नाभिक का द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो शून्य होगा। अब यदि हम चर्चा करें नाभिक के चतुर्ध्रुव आघूर्ण की गणना के बारे में, तो माना नाभिक में आवेश वितरण पूर्णतः सममित गोलीय नहीं है, अर्थात नाभिक का आवेश इसके केंद्र O पर नहीं है। ये केंद्र O बनाया हुआ है इस चित्र में देखें तो, और अपन मानते हैं कि नाभिक का आवेश जो है वो यहाँ नहीं है बल्कि किसी अन्य बिंदु A पर, इस अन्य बिंदु A पे है, जिसके नाभिक के केंद्र O से जो निर्देशांक है वो XYZ ले सकते हैं। अपन यहाँ निर्देशांक जो है वो XYZ ले सकते हैं और इसकी जो दूरी OA है ये दूरी OA बराबर R है। अतः Z अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर, ये Z अक्ष पर आपका बिंदु P है, इस बिंदु P पर नाभिक के प्लस Q आवेश के कारण जो विभव होगा उस विभव का यदि हम मान ज्ञात करें तो वह विभव आ जाएगा Vp बराबर 1/4πε0 Q/R0। सामान्य फॉर्मूला है विद्युत विभव का KQ/R वाला ही। ये दूरी चूँकि आवेश यहाँ माना है इसलिए दूरी ये मानी जाएगी R0, तो ये हो गया 1/4πε0 Q/R0। इसे हमने समीकरण 1 दे दी है। यहाँ R0 जो है यह बिंदु P की नाभिक की आवेश केंद्र A से दूरी है, इस आवेश केंद्र A से दूरी है। यहाँ चित्र में यदि हम इस R0 का मान ज्ञात करना चाहें तो गणितीय रूप से ये मान आता है R0 बराबर R 1 - 2R/R cos थीटा प्लस R² की घात -1/2। इसके व्युत्क्रम ले लिया है हमने।
व्युत्क्रम लेने पे R0 को 1/R0 हो गया, R का 1/R हो गया, और ये जो घात माइनस में है ये प्लस में होगी, क्योंकि व्युत्क्रम लेने पे घात प्लस हो गई। अब इसमें ये जो अंदर मान है, इस मान का हम द्विपद प्रमेय से प्रसार करते हैं। द्विपद प्रमेय जो हमने पढ़ रखी है उसका उपयोग करते हुए इस कोष्ठक के अंदर की जो संख्या है इसका प्रसार करते हैं। यहाँ 1 तो ये हो गया, और इसको पूरे को एक राशि मान लेते हैं और प्रसार करते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 1/R0 बराबर 1/R, 1 प्लस माइनस का 1/2 माइनस का 2R/R कोस थीटा प्लस R² माइनस प्लस माइनस 1/2 माइनस का 3/2 माइनस का 2R/R कोस थीटा प्लस R² की होल स्क्वायर। इसको ये हल कर लिया, इसी को यहाँ पे हल कर लिया है। तो इस प्रकार हमारे पास ये 1/R0 का मान आ गया है। ये 1/R0 का मान जो है ये मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पे हमारे पास बिंदु P पर जो विभव होगा उसका मान आ जाएगा Vp बराबर Q/4πε0R 1 प्लस R/R कोस थीटा, वही ये का ये चीज़ है, और इसमें इस Q को अंदर गुणा कर रखा है सब में। इस प्रकार हमारे पास समीकरण 2 मिल गई है। समीकरण 2 में प्रथम पद जो है यह एक अकेले आवेश के कारण विभव को दर्शाती है। इस प्रकार 1/4πε0R के गुणांक को, इसको प्रथम पद के हिसाब से को एकल ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यहाँ से केवल Q को हटा दिया है, 1/4πε0R ले लिया है। इसके गुणांक को एकल ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये जो द्वितीय पद है, इस द्वितीय पद में R cos थीटा जो है ये दूरी OA का z घटक है, इसलिए 1/4πε0R² का जो गुणांक है यहाँ पे Q R cos थीटा, यह आवेश गुणा दूरी का z घटक के रूप में दिखाया जाएगा, क्योंकि आवेश तो Q आ गया और ये जो R cos थीटा जो है ये दूरी का z घटक है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं Q R cos थीटा बराबर आवेश गुणा दूरी का z घटक। तो इस प्रकार 1/4πε0R² का गुणांक जो हो गया वो हो गया Q R cos थीटा, और इसे हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तथा द्वितीय पद द्विध्रुव के कारण विभव को व्यक्त करता है। इसी प्रकार तृतीय पद के लिए आ जाएगा चतुर्ध्रुव आघूर्ण। इस प्रकार यदि नाभिक का कुल आवेश मूल बिंदु पर केंद्रित नहीं है तो आवेश के साथ द्विध्रुव आघूर्ण जो है यह चतुर्ध्रुव आघूर्ण से संबद्ध होता है, और किसी बिंदु P पर z दिशा में नाभिक का जो चतुर्ध्रुवीय आघूर्ण आएगा वो निम्न प्रकार लिखा जाएगा Q बराबर QR² 3 cos² थीटा माइनस 1/R। ये Q जो है ये Q चतुर्ध्रुवीय आघूर्ण को दर्शाता है, जबकि ये Q आवेश को दर्शाता है। यहाँ जो cos थीटा है इसका मान z/R है चित्र से, तो ये मान रख देते हैं। मान रख के हल कर लेते हैं तो Q का मान हमें मिल जाता है Q 3z² माइनस R²/2। समीकरण 3 में हमारे पास जो चतुर्ध्रुव आघूर्ण आया है इसकी कुछ विशेष परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति के बारे में यदि हम चर्चा करें तो इसमें है कि यदि नाभिक का समस्त आवेश जो है वो z अक्ष पर नाभिक की त्रिज्या r पर स्थित है, जिसके निर्देशांक x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर R बराबर R होगा, तो इस स्थिति में नाभिक का जो चतुर्ध्रुव आघूर्ण होगा अब समीकरण 3 से वो आ जाएगा Q = QR²। दूसरी परिस्थिति है यदि नाभिक का आवेश नाभिक के निरक्ष पर स्थित है, अर्थात
Z बराबर 0 है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R है। तो नाभिक का चतुर्ध्रुवी आघूर्ण Q जो होगा वो हो जाएगा -1/2 QR²। और तीसरी परिस्थिति है, यदि नाभिक का आवेश गोलीय सममित है अर्थात नाभिक के केंद्र O पर स्थित है, तो इसके लिए चतुर्ध्रुवी आघूर्ण जो होगा वो 0 होगा। इस प्रकार यदि नाभिक में एक या एक से अधिक प्रोटॉन गोलीय सममिति से भिन्न है तो नाभिक का कुल चतुर्ध्रुवी आघूर्ण जो होगा वो 0 होगा। यह चतुर्ध्रुवी आघूर्ण धनात्मक अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है। यदि नाभिक स्पिन अक्ष की दिशा में लंबा होता है तो चतुर्ध्रुवी आघूर्ण जो होता है वो धनात्मक होता है। इसे इस चित्र से दर्शाया गया है। और यदि नाभिक के आवेश जो है वो स्पिन अक्ष की दिशा में चपटा होता है तो चतुर्ध्रुवी आघूर्ण जो है ये ऋणात्मक होता है। उसे इस चित्र से दर्शाया गया है। ये चित्र जो है ये चित्र आपके चतुर्ध्रुव आघूर्ण के 0 मान को दर्शाता है, सममिति को। तो कुछ नाभिकों का जो चतुर्ध्रुव आघूर्ण Q है इसका मान 0 होता है, अतः इन नाभिकों को हम गोल मान सकते हैं। इन्हें छोड़ के अन्य सभी नाभिकों का चतुर्ध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता, अतः उनमें आवेश वितरण गोलीय न होकर दीर्घवृत्तीय होता है। तो ये अपने नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण था। थैंक यू।